महानगरपालिकेत पक्षनेते विनोद मिश्रा जी, नगरसेविका हर्षिता नार्वेकर जी, नगरसेविका रेणू हंसराज जी आणि बेस्ट समितीत आमचे सदस्य सुनील गणाचार्य जी आहोत। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जी यांना मला काही प्रश्न विचारावेत असे वाटते। मुळात 900 ई बसेस विद्युत गतीने भाड्या तत्वावर याचा कंत्राट करण्याचा डाव हे मुंबईकरांसाठी आहे की एक विशिष्ट कंपनी कॉजेस ई मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यासाठी आहे। केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शुद्ध हवा वायू अभियानासाठी एक निधी महाराष्ट्र शासनाला दिली होती आणि 31 मार्च 2022 त्या निधीपैकी 3300 कोटी रुपये हे लॅप्स होणार आहे आणि म्हणून एकंदरीत 3600 कोटी रुपयांचा हा कंत्राट विशिष्ट ठेकेदाराच्या भल्यासाठी भरला जातोय असा आम्हाला संशय आहे, असा आमचा आरोप आहे। मुळात डिसेंबरमध्ये 200 दुमजली वातानुकूलित ई बसेसची भाडे तत्वावरती घेण्यासाठी बेस्टने निविदा काढली होती। निविदा काढताना तर 200 निविदा आल्यावरती ते 200चे 400 बसेस केली आणि बेस्ट समिती समोर प्रस्ताव मांडताना मात्र हे 400चे 900 बसेस करून टाकले। ते मुंबईच्या रस्त्यावर खरोखर त्या धावू शकतील का? एवढे मोठे रस्ते आहे का? आपल्याला माहिती आहे की डबल डेकर बस ज्यावेळी धावते तर त्याला विशिष्ट मोठे रस्ते लागतात, त्याला टर्न मारण्यासाठी रेडियस मोठा लागतो। तर या सर्व बाबींचा फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपण काढलाय का? हे सर्व न करता सर्व टर्म्स अँड कंडिशन्स बाजूला ठेवून पुनर्निविदा न काढताना या कॉजेस ई मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांना 2800 कोटी रुपयांचा कंत्राट 900 पैकी 700 बसेस या एकच कंपन्यांना देण्यात आलंय। आणि मी तुम्हाला गंमत सांगतो, कॉजेस ई मोबिलिटी कंपनी याचा भाग भांडवल म्हणजे या कंपनीचा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे, पेड अप कॅपिटल हे फक्त 1 लाख रुपये म्हणजे ज्या कंपनीचा पेड कॅपिटल 1 लाख रुपये आहे त्या कंपनीसोबत बेस्ट 2800 कोटींचा कंत्राट करते। म्हणजे हे थोडक्यात कोणासाठी तुम्ही करतायत याची आम्ही मुंबईकरांसमोर पोलखोल करणार। 2800 कोटींच्या घोटाळ्याबाबत आम्ही कॅग न्यायालयात दाद मागणार। आम्ही मुंबईकरांचा शुद्ध हवेत श्वास घेण्यास हक्क तुमचा घोटाळ्याला हिरवू देणार नाही। आणि ही खरेदी फक्त आपण कंत्राटदारासाठी केली आहे का? हे मुळात आमचा प्रश्न आहे। आज CVC गाईडलाईनचे सर्व उल्लंघन करण्यात आलेले आहे आणि 200 बसेसची निविदा काढून त्याला थेट 900 बसेस एकंदरीत 3600 कोटीचा कंत्राट भाड्यातत्वावर देण्याचं कारस्थान येथे झालेलं आहे। आणि निश्चितच हे जर निविदा त्यांनी रद्द नाही केली तर आम्ही कॅग आणि पुढे कोर्टात जाणार। आपले प्रश्न हिंदी में। पर्यावरण मंत्री श्री आदित्य ठाकरे जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 900 ई बसेस इतनी जलद गति से
भाड़े पे ले करके मुंबई करके पैसे को एक विशिष्ट कंपनी कॉजेस ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड इनके जेब में डालने के लिए आपने किया है क्या? केंद्र शासन ने राष्ट्रीय शुद्ध हवा अभियान अंतर्गत मुंबई शुद्ध हवा अभियान के लिए एक विशिष्ट निधि दी थी। यह निधि में से 3300 करोड़ रुपए ये 31 मार्च 2022 को लैप्स हो जाएंगे। मतलब ये निधि ऐसे ही पड़ी रही, इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसको खर्चे नहीं किया और अब 1.5 महीना बचा है, ये निधि लैप्स हो जाएगी। बेस्ट ने मुंबई में इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसेस की भाड़े पे लेने के लिए निविदा निकाली थी, टेंडर निकाला था और यह 200 बसेस का था। टेंडर भरे गए। टेंडर भरने के पश्चात बेस्ट को लगा अरे नहीं, हमको 200 नहीं 400 बसेस लेनी चाहिए। 400 बसेस करने के बाद बेस्ट समिति के सामने जब प्रस्ताव रखा जाता है मान्यता के लिए, तो उसका 900 बसेस कर दिया। मतलब सीवीसी गाइडलाइंस मानो इनके लिए बनी ही नहीं है। सभी सीवीसी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए रीटेंडरिंग न करके 900 बसेस का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने इसको मान्यता दे दी और कॉजेस ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी को 700 बसेस भाड़े पे लेने का काम 2800 करोड़ रुपए में दिया गया। इसमें सभी नियमों का उल्लंघन है। मुंबई करो की जो शुद्ध हवा सांस लेने का जो अधिकार है, इसमें भी आप घोटाला करेंगे, हम यह होने नहीं देंगे। और आपको मजे की बात बताऊं तो यह जो कंपनी है कॉजेस ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जिनको 2800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हम दे रहे हैं, उस कंपनी का पेड अप कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए है। मैंने जो आपको सब डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कॉजेस ई मोबिलिटी का पेड अप कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए। मतलब जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए है, उसके साथ बेस्ट ने 2800 करोड़ रुपए का करार किया है। तो हम सब समझ सकते हैं कि इतनी गाय गड़बड़ी में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टेंडर निकाले बिना आप कॉजेस ई मोबिलिटी के जेब में क्यों डाल रहे हैं। और निश्चित ही इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसकी राशि करोड़ों में जाती है। वीर भाई, आप 3 बार विशिष्ट कंपनी आपने इस्तेमाल किया। विशिष्ट क्यों? क्योंकि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है, कोई ऐसा फंडर जो शिवसेना को फंड करता है उसको प्रोवाइड करने की विशिष्ट कंपनी से? देखिए, विशिष्ट इसके लिए क्योंकि ये जो 900 बसेस का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने तैयार किया, उसमें से अशोक लेलैंड, टाटा, ये 2 जानी मानी कंपनी है हमारे भारत देश में। अब अशोक लेलैंड को इन्होंने 200 बसेस का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और कॉजेस ई मोबिलिटी, जिनका भारत में बसेस का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसके दोनों प्रमोटर ये दुबई बेस्ड है। मैंने जो आपको सेट दिया है उसमें आखिरी पन्ने पे आप देखेंगे तो दोनों प्रमोटर, यह इनका पता दुबई का है, यह दुबई बेस्ड है और इनको जिनका मुंबई में कोई अनुभव नहीं है, जिसका पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपया है, उसके साथ 2800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट करना, ये दिखा रहा है कि दाल में काला नहीं है, काले में दाल है। जब ये पहले बार कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था या फिर निविदा मंगाई गई थी, तब कितने प्लेयर्स आए थे, कितने लोगों ने इसमें अप्लाई किया था और क्या एक स्पेसिफिक कंपनी को ही चूज किया गया, बाकी को कैंसिल करके कोई टेक्निकल टर्म्स में? देखिए, भाड़े वेट लीज कहते हैं इसको, भाड़े पे यह बसेस लेने के लिए 200 डबल डेकर बसेस का कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया
और इसमें से करीबन 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया और 2 कंपनियों को इसमें उनके मार्क्स के आधार पर और उनके दरों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया। उसमें से कॉसेस ई मोबिलिटी और दूसरा स्विच मोबिलिटी। स्विच मोबिलिटी यह अशोक लेलैंड की कंपनी है। तो 200 बसेस का यह टेंडर था और फिर इसको बढ़ा करके 400 और 400 का 900 किया गया। 31 मार्च 2022 को 3300 करोड़ लैप्स होने वाले थे, तो पूरा जो राशि थी केंद्र की वह एक ही काम में, हम जिसको कहते हैं गाई गड़बड़ी देने का और हैप हैजर्ड वे में यह कॉन्ट्रैक्ट उसको दे देना, जो भी इनका कमर्शियल डील हुआ होगा। लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाँ, 900 में से 200 अशोक लेलैंड को और 700 ये कॉसेस ई मोबिलिटी को। हो, हे बघा, जेवढी माहिती आम्ही काढली, कॉजेस ई मोबिलिटी कंपनीचा बसेस इलेक्ट्रॉनिक व्हेकल्समध्ये भारतात काहीच अनुभव नाही आहे किंवा त्यांनी एक स्कूटर सुद्धा भारतात बनवलेला नाही आहे। 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर शोधण्यानंतर लक्षात आलं की यांचे जे 2 प्रमोटर्स आहे हे दुबई बेस्ड आहे आणि जी कंपनी आहे कॉजेस ऑटोमोटिव्ह हे यूके बेस्ड कंपनी, पण त्याचाही आपण गूगल केला तर विशेष काही माहिती त्यांची काय ॲक्टिव्हिटीज आहे इंग्लंडमध्ये त्याची जाणीव भेटत नाही आहे आणि म्हणूनच हे पूर्ण जो कारस्थान आहे तो शंकास्पद आहे। कारण ज्या कंपनीचा पेडअप कॅपिटल 1 लाख रुपये आहे त्या कंपनी बरोबर आपण 2800 कोटींचा कॉन्ट्रॅक्ट कसा करू शकतो? जून मध्ये रजिस्टर्ड है 21। सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अभी रास्ते पे कितनी बसेस आई है और किसकी आई है? अशोक लेलैंड की आई है या इन्फोसिस की आई है? नहीं, अभी तक रास्ते पे बसेस नहीं आई है। इन्होंने बेस्ट समिति के सामने प्रस्ताव रखा। हम सभी जानते हैं कि बेस्ट समिति में भी महाविकास आघाड़ी की ही मेजॉरिटी है। इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया, पर अभी तक वर्क ऑर्डर डीएल जिसको हम कहते हैं वो दिया नहीं है और यह बस तुरंत नहीं आ सकती। आपको एक बात समझना है कि ये मुंबई की जनता की आंखों में धूल फेंकने का काम हो रहा है। ये जब आप डिटेल में जाएंगे ये तुरंत नहीं आने वाली है। इनको हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, फिर हम इनको मोबिलाइजिंग फंड देंगे, फिर शासन एक जगह देगा जिधर वो ये पूरा सेटअप करेगा और यह सेटअप करने के बाद यह बनाएगा और बसेस देगा और एक साल में करीबन 20 से 25% बसेस इनको डिलीवर करने। इस पूरे प्रोसेस में क्या आपको लगता है कि इसमें कॉस्ट एस्केलेशन और ज्यादा हो सकते हैं? क्योंकि बसेस के लिए अगर एक खर्चा किया है तो जब जगह अलॉट होगी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, तो क्या कॉस्ट एस्केलेशन आपको इसमें एस्टिमेट क्या है, कितना बढ़ सकता है? नहीं, कॉस्ट एस्केलेशन होगा। मुद्दा यह है कि मेरे मन में यह संशय है कि यह क्या कभी होने वाला है कि नहीं। हमने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, सभी अखबारों में फ्रंट पेज पे फोटो छप गए कि मुंबई में हम पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, मुंबईकरों को शुद्ध हवा देने के लिए 2800 करोड़ का करार हमने कर दिया है। पर यह क्या कभी हकीकत वास्तविकता में होने वाला है कि नहीं, क्योंकि जिस कंपनी का यहाँ पे कोई बेस नहीं है। अभी हर्षिता जी मुझको बता रही थी जून 2021 में ये कंपनी बनी है। यह कंपनी जून 2021 में बनी है भारत में। उस कंपनी का पेडअप कैपिटल 1 लाख रुपया है। हमने 2800 करोड़ का उसके साथ एमओयू साइन कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया, पर यह कंपनी का मुंबई में, महाराष्ट्र में कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, कुछ नहीं है। ये कहाँ से बसेस लाएगी? मान लेते हैं कि कल ही इनको जगह भी महाराष्ट्र शासन दे देगी तो एक साल में 25% बसेस यानी 700 के 25% यानी करीबन 175 बस
डबल डेकर, एयर कंडीशन, इलेक्ट्रॉनिक बसेस, ये कहाँ से देंगे? यानी यह सिर्फ मुंबई करों की आंखों में धूल झोंकने का काम यहाँ पे हो रहा है। मिहिर जी, आपने कहा कि 3600 करोड़ रुपए सेंटर से आए और 2800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया गया, तो अभी कितना इनके पास फंड हो रहा है? क्या 300 करोड़ रुपए? नहीं, पूरा फंड इन्होंने यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि 2800 करोड़ का कॉजेज ई मोबिलिटी को दिया है और 200 बसेस अशोक लेलैंड की स्विच मोबिलिटी को दी है। तो उनको यह बाकी का जो 800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है वो अशोक लेलैंड की स्विच मोबिलिटी को जाएगा। अभी इसमें और एक महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है कि अशोक लेलैंड जो भारत में 50 वर्षों से अधिक है, बड़ी कंपनी है, हम सभी जानते हैं, हजारों लाखों बसेस ट्रकें उनकी चलती है, उन्होंने कह दिया कि हम 200 बस ही दे पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो ये कॉजेज ई मोबिलिटी जिसका यहाँ पे कोई बेस नहीं है, जिसका पेडअप कैपिटल 1 लाख रुपया है, वह ये 700 बसेस कहाँ से लाएगी? हमारी मांग यही है कि जिस प्रकार से केंद्र से आए हुए 3300 करोड़ आप एक विशिष्ट कंपनी के जेब में डालने का काम कर रहे हैं, हम इसके विरोध में सीएजी को पत्र लिखेंगे, आगे चल के मुंबई उच्च न्यायालय में जाएंगे। अगर यह पूरा प्रोसेस आपने कैंसिल नहीं किया, नियमों का उल्लंघन करके 200 का 900 बसेस करने का जो पाप आपने किया है, इसको अगर रद्द नहीं किया तो हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। आगे बजट सेशन आने वाला है, आप खुद तो मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र असेंबली में, क्या ये मुद्दा वहां पे उठेगा? क्योंकि ये डायरेक्टली मुंबई से जुड़ा है, मुंबई के ट्रैफिक से जुड़ा हुआ। नहीं, बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि आपने जैसे कहा कि ये मुंबई से जुड़ा हुआ है, तो यह मुंबई करों को आप फंसा रहे हो। एक तरफ हम देख रहे हैं प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व में प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनका जो विजन है, आज हमारे प्रदेश को एक बहुत बड़ी निधि दी गई है कि आप अलग अलग अभियान करके कैसे हम प्रदूषण कम कर सकते हैं। ऐसे में पूरा वर्ष आपने कुछ नहीं किया और अब 2 महीने में आपको ये पूरी निधि एक ही कंपनी को, जो होने वाला है नहीं होने वाला है इसका किसी को पता नहीं है, तो मुंबई करो की आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है। और मुंबई करो के प्रश्न को लेकर के हम निश्चित ही विधानसभा में आवाज उठाएंगे। मेरी भी दूसरा सवाल ये है कि नारायण राणे के बंगले को लेकर के बीएमसी ने नोटिस दिया और कहा कि शिकायत मिली है, इसमें गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुए। नहीं, इसकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। विनोद जी, आप चूंकि बीएमसी में हैं, तो आप इस पर कुछ कि किस तरीके से बीएमसी का विरोध कर रही है विरोधियों के खिलाफ? मैं भी मीडिया के माध्यम से पता चला है, उसकी जानकारी लेता हूँ, लेकिन जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार आई है, लगातार जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हों या राजनीतिक लोग हैं, इन्होंने उनको किसी न किसी माध्यम से टारगेट करने का काम किया है। नोटिस भी अगर आई है तो मुझे लगता है कि एक प्रतिशोध का भावना होगी। और वहीं पर मेरा सवाल है मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से और आयुक्त महापौर महोदय से कि लॉकडाउन के अंदर 85,000 अनऑथराइज्ड बांधकाम हुए। मालूम नहीं, एक पैटर्न चला जो पूरे मुंबई में प्रचलित है। वहाँ यहाँ पे मल्टी स्टोरी के लिए मुंबई में जाना जाता है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मुंबई के अंदर है, लेकिन मल्टी स्टोरी झोपड़े यहाँ पर बने और गिरने की वजह से हर साल 20 लोग, 25 लोग, 50 लोगों की डेथ होती है। उस पर कार्रवाई कब होगी? और आज हमारे मलाड के अंदर हाईवे के ऊपर टॉयलेट बनाया जा रहा है,
MMRDA ने स्टॉप ऑर्डर दिया लेकिन महाडा सुन नहीं रही है। मुझे लगता है कि जो अधिकारी बैठे हुए हैं, सत्ता आती है जाती है, लेकिन जो एक शिवसेना के शाखा प्रमुख की तरह काम कर रहे हैं, काम को बंद करना चाहिए। न्यायालय भी है, न्यायालय के पास जाएंगे और इनका जो भी प्रतिशोध वाली भावना से काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग न्यायालय में न्याय मांगेंगे। मेरी एक सवाल आपसे, आपने कहा कि ये जो ई-कॉमर्स कंपनी जो है उनके ओनर जो है दुबई बेस्ड है। फिलहाल हमने देख रहे पिछले 10 सालों से मेक इन इंडिया का एक ट्रेंड चल रहा है कि भारत में ही हर चीज बननी चाहिए, भारत में ही मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। बहुत से स्टार्टअप जो है वो महाराष्ट्र में नहीं लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों में आ रहे हैं और ई व्हीकल में ज्यादा इंटरेस्ट उनका है, ई व्हीकल में उनका प्रोडक्शन है। तो ऐसा वक्त महाराष्ट्र से या फिर भारत के किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट न देते हुए जो कंपनी दुबई बेस्ड है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ये कुछ नहीं, मैं करेक्ट करूंगा। यह कंपनी जून 2021 में भारत में रजिस्टर हो गई है। ये दोनों प्रमोटर दुबई बेस्ड है पर भारतीय मूल नागरिक हैं और यह महाराष्ट्र में सेटअप करना चाहते हैं। तो जब मैं कह रहा हूं कि मुंबई करो की आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है, तो कल ही मैं विनोद जी, हर्षिता जी, रेणु जी, हम लोग सब बैठे थे, बात कर रहे थे कि जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पर्यावरण मंत्री श्री आदित्य ठाकरे ने ली थी तो वह हेडलाइंस बनी थी कि मुंबई में डबल डेकर एयर कंडीशनड ई बसेस आएंगे, इसके लिए 2800 करोड़ का करार। पर जब हमने खोदा तो पता चला कि यह किस प्रकार से करार किया है, इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। इस कंपनी का पेड अप कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपया है और मोबिलाइजिंग फंड जो हम देते हैं, क्या यह मोबिलाइजिंग फंड देने के बाद ही यह पूरा किस्सा खत्म हो जाएगा, पैसों का बंटवारा हो जाएगा और यह कभी वास्तविकता में यह बसेस कभी रोड पे आएंगी भी या नहीं। जब हम 900 बसेस कहते हैं तो मुंबई में क्या हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, यह सब बेसिक क्वेश्चन है। कोविड में ऑक्सीजन घोटाले की बात कई लोगों के सामने आई, क्या उस ऑक्सीजन घोटाले के बाद आप मुंबई करो के साथ दूसरा ऑक्सीजन घोटाला नहीं, बिल्कुल। पहले वह ऑक्सीजन प्लांट का घोटाला था, अब नेचुरल ऑक्सीजन का घोटाला हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि मुंबई कर इतना कर भरते हैं और हम सभी जानते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, प्रदूषण को कम करना चाहिए। तो बस चुनाव का माहौल है, लोगों को खुश करने के लिए फटाफट हमने हैपहैज़र्ड वे में 200 बस के टेंडर को 900 बस का कर दिया, सभी नियमों का उल्लंघन कर दिया। तो निश्चित ही जैसा आपने कहा, ये मुंबई का रोके नेचुरल ऑक्सीजन में भी इन्होंने घोटाला किया है। रोनक की जरा मास्क काढून सांगा ना, मला ऐकायला येत नाही। हो, CAG ला पत्र लिहिणार। जर यांनी निविदा रद्द नाही केली तर आधी CAG ला पत्र लिहिणार। थँक्यू, धन्यवाद।